मदद की दरकार है और ताज्जुब यह कि हनुमान बेनीवाल संकट मोचक की भूमिका भी उसके निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात उन डॉक्टरों की भी होगी जिनके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। और हां, बात जयपुर के नजदीक बांग्लादेश बसाने की तैयारी की भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबर में दम है। किसी भी समर में एकजुटता से ही जीत हासिल की जाती है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए उपचुनाव में बागियों को समझाने, उन्हें बुझाने की भरपूर बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई और कामयाब भी हुए। लेकिन कांग्रेस इस बात को शायद समझ नहीं पाई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस खबर में देखिए। मान मनुहार का दिखा असर। बीजेपी में ढीले पड़े बागियों के तेवर। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। देवली उनियारा में नरेश मीणा की बगावत। राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी तब भी नहीं मानेगा। कांग्रेस के गले पड़ी आफत। इस तरह से जो इन्होंने जो टिकट दिया है वो एकदम गलत दिया है। बागी बिगाड़ेगा खेल। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों के लिए लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में स्वाभाविक तौर पर बगावत का दौर देखने को मिला। ये बात और है कि बीजेपी बागियों को मनाने में कामयाब हो गई। वैसे प्रदेश अध्यक्ष बार बार आश्वस्त कर रहे थे कि देर सबेर बागी मना लिए जाएंगे और पार्टी पूरी एकजुटता से चुनावी समर में उतरकर कांग्रेस को करारी शिकस्त देगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ हैं। बागियों को समझाने बुझाने की कोशिश कामयाब रही। बीजेपी ने सलुम्बर, रामगढ़, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट पर नाराज नेताओं को मना लिया। समय रहते सलुम्बर से नरेंद्र मीणा, रामगढ़ से जय आहूजा और झुंझुनू से बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देगी। बागियों को मनाने की बीजेपी की तरकीब काम कर गई, लेकिन कांग्रेस के लिए देवली उनियारा में बागी नेता नरेश मीणा ने टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने नामांकन की अंतिम तारीख पर उम्मीदवारी पेश की। नई राजनीति पैदा करेंगे। मैं आपके मीडिया साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे अलावा मैं समर्थन देता हूं उस तेजाजी महाराज के बेटे हनुमान बेनीवाल के पत्नी के भी मैं समर्थन देता हूं। और मैं जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं। ए जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेड़ी खाट और झुकेरो जाट काम को कोनी। टूटेड़ी घाट और झुकेरो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी के हेमंत डांगा को बना दोगे तो वो एक व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाएगा, रतन चौधरी कांग्रेस के नारे लगाएगा। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को तुमने जिता दिया तो मेरे जाट भाइयों वो तेजाजी महाराज की जय जयकार करेंगे। और मैं नरेश मीणा कह देना चाहता हूँ जाट भाइयों से, पूरे तेजाजी के वंशजों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर मत होने देना। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को कीव सिर से जिता के भेज।
उनकी दावेदारी के साथ ही देवली उनियारा उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। इस बीच नरेश मीणा का 5 पांडव वाला एक पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में नरेश, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए उन्होंने बीएपी, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के साथ रविंद्र सिंह भाटी से भी चुनाव में समर्थन मांगा है। ये पोस्टर राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस पोस्टर को इस उपचुनाव में गठबंधन की ओर इशारा करने के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा का एक वीडियो भी सामने आया है। हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को समर्थन देते हुए कहा कि वो वोट की अपील के लिए प्रचार भी करेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील में देवली उनियारा रहूंगा। दरअसल हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई देवली सीट से कांग्रेस ने कस्तूर मीणा को मैदान में उतारा है। नरेश मीणा यहीं से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब बगावत के बाद उन्होंने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। डोटासरा भी हैरानी जताते हुए कहते हैं कि मीणा मान गए थे, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ताल ठोक दी। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल करके आया था। 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा भाई साहब मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। नरेश मीणा का अपना जनाधार है। जाहिर है पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की स्थिति में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जिस डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, वही अगर इलाज में लापरवाही बरतने लगे तो जिंदगी भला किससे पनाह मांगे। यह बात इसलिए क्योंकि आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अदालत ने वसुंधरा अस्पताल के 4 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जिंदगी और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं, लेकिन 18 सितंबर को ही एक मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और नौजवानों को सन्न कर दिया। ये वो मौत थी जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे और अब भी उठाए जा रहे हैं। आरएएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की मौत के 1 महीने बाद भी न मामला दर्ज हुआ, न मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर प्रियंका की मौत मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना, डॉक्टर विनोद शैली, डॉक्टर जितेंद्र और अन्य मेडिकल स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनके खिलाफ धारा 105 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रदेश की होनहार आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की सितंबर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका 2016 में आरएएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ गया। मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल गईं। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने बिना किसी जांच के एक ही दिन में ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेडिकली साइलेंट किलिंग है, न कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। मैं भी मानता हूँ, सारे मानते हैं, मगर हजारों में कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने उसका कोई स्वास्थ्य का प्री टेस्ट नहीं करवाया, सीधा थिएटर में ले गए। थिएटर में भी भयंकर
जानबूझकर शर्तों का उल्लंघन किया। ऑपरेशन के बाद में जब ये हो गया कि इसके ब्रेन में गड़बड़ है, डॉक्टर लिखित में दे रहे हैं कि इसकी सीटी स्कैन होनी चाहिए थी, सीटी स्कैन तुरंत करके इलाज करना चाहिए। फिर भी वसुंधरा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने सब चीज़ों को एक तरफ करते हुए और ये सब जानते हुए उसका कोई इलाज नहीं किया और उन तथ्यों को हमें बताया भी। जोधपुर के एसडीएम के रूप में पदस्थापित प्रियंका की मौत को लेकर अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर और फिर राज्य सरकार के स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए गए थे। पहले जो यहाँ कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दे दी थी, उसमें क्लियर कट लिख दिया था इसकी सीटी स्कैन होकर मेडिकली ट्रीटमेंट होना चाहिए था, मगर वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नहीं किया। वो एक बहुत गंभीर उनकी चूक है। और जहाँ तक राज्य स्तर की कमेटी है, वो कमेटी भी अभी पूर्ण रिपोर्ट आई नहीं है। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत के प्रकरण को लेकर के एक राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी गठित की थी, उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए और इस तरीके से प्रशासन के अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें जितने भी नामजद आरोपी है उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिला स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट में जांच की आशंका जाहिर की गई थी। इस पर राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। न्याय मिलता न देख परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश की राजधानी जयपुर में पहचान छिपाकर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में भांकरोटा इलाके में फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर रह रहे बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके ठिकानों पर बांग्लादेश और भारत के दस्तावेज देखकर, यानी दोनों ही देशों के दस्तावेज उनके पास थे, पुलिस हैरान रह गई, सकते में आ गई। इस रिपोर्ट में आपको पूरी कहानी बताते हैं। खबर क्या है? पहचान छिपाने की कोशिश हुई तार तार। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी गिरफ्तार। किसने फर्जी दस्तावेज कराए तैयार? राजधानी में बांग्लादेशी नागरिक पहचान छिपा कर रह रहे हैं। इससे भी अधिक हैरान परेशान करने वाली खबर यह है कि जयसिंहपुरा में बांग्लादेश बसाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक इनपुट ने जयपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया। दरअसल पिछले दिनों एक बांग्लादेशी महिला को बांग्लादेश में पुलिस ने पकड़ा। पता चला कि उस महिला ने अपने साथियों के साथ धोखाधड़ी और लूटपाट की वारदात को जयपुर में अंजाम दिया था। पूछताछ में महिला ने भी बताया कि उसके और भी बांग्लादेशी साथी जयपुर में पहचान छिपा कर रह रहे हैं। इनमें एक बांग्लादेशी की पहचान सुहाग खान के रूप में हुई। बांग्लादेश से आए इस इनपुट को जयपुर कमिश्नरेट से साझा किया गया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के सुपरविजन में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। नतीजे में जो मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। एक महिला जो बांग्लादेशी थी, उसका एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ कि वो कुछ दिन पहले बागरोटा थाना इलाके में आकर गई। उसके साथ में इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर अवैध रूप से संभवतः भारतीय बन के रह रहे हैं, वो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कोई धोखाधड़ी लूट जैसा करते कार्य किया। वो महिला वापस बांग्लादेश ली गई। वहाँ की पुलिस को जाकर उसकी सूचना दी। वो तकनीकी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया तो ये पता चला कि सुहाग खान नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं, वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए और इस तरह वो धोखाधड़ी पूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं। इनपुट पर साइबर सेल और भांकरोटा थाना पुलिस ने एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने जयसिंहपुरा स्थित एक जेडीए फ्लैट में दबिश दी। फ्लैट नंबर 104 में सुहाग खान का परिवार मिला। बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश से घुसपैठ करने के बाद में पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल होने के बाद वो नजदीक की किसी मस्जिद में पनाह लेते हैं।
जैसी जानकारी सामने आई, उस मस्जिद में पनाह लेने के बाद में वो एक सुरक्षित शहर में जाकर के बसते हैं, जहां पर उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। फ्लैट की तलाशी ली गई तो पूरा परिवार, जिसके संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। 20 साल पहले सोहा खान फर्जी तरीके से बांग्लादेश से भारत आया था। इस दौरान उसकी मुलाकात उस्मान से हुई थी। उस्मान की जो शादी हुई वो बांग्लादेशी परिवार ने अपनी ही एक बेटी से कराई थी। उस्मान के पास में जब जांच की गई पूरे मामले की, तो और भी कई दस्तावेज बरामद हुए जो उसने और लोगों के लिए बनवाए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि दस्तावेज उसने अपनी सास के कहने पर बनवाए थे। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में वे कामयाब ना हो पाए। कल इनका एक साथी उस्मान गिरफ्तार हुआ है, जिनके पास में वही संदिग्ध दस्तावेज मिले जिस पे हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। इसी क्रम में तथ्य सामने आया कि जब पुलिस ने अन्य रेड के दौरान जो दस्तावेज जब्त किए, उसमें इन्हीं लोगों के बांग्लादेशी दस्तावेज भी मिले, जिसमें बांग्लादेशी पासपोर्ट भी शामिल है, और इन्हीं लोगों के भारतीय दस्तावेज भी मिले। इस तरह कॉन्ट्राडिक्टरी दस्तावेज मिले हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े लोगों में 6 नाबालिग भी थे, जिन्हें पुलिस ने चाइल्ड होम भिजवा दिया है, जबकि बालिग 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हमने 12 लोगों को भाकरोटा थाना इलाके से पकड़ा है, जिसमें 6 बालिग और 6 नाबालिग हैं। जी। तो 6 बालिग को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक अन्य बालिग सहयोगी जो इंडियन है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है, और इनके परिवार के अन्य 6 नाबालिग जो इन्हीं के साथ के हैं, उनको CWC के सामने पेश करके सुरक्षित आश्रय में भिजवाया गया है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर गृह विभाग को भेज दी है। हमने एक रिपोर्ट गृह विभाग को भी भिजवाई है, जो संबंधित मामले में पूछताछ करने के लिए एक बड़ी टीम गठित की है। मामले में केंद्रीय गुप्तचर एजेंसीज के अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसीज भी पूछताछ कर सकती हैं। ऐसे में पुलिस के रडार पर ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि बांग्लादेश से भागकर भारत में आकर जयपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहे हैं। अब पुलिस ऐसे गिरोह की तलाश में है जो कि इन बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में बीते एक दशक में हुई लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शक के दायरे में हैं। पेपर लीक केसेस की जांच के लिए भजनलाल सरकार ने जो एसआईटी का गठन कर रखा है, वो आए दिन नित नए खुलासे कर रही है, जिस पर कार्रवाई भी हो रही है। आरपीएससी ने पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के कारण राजस्व अधिकारी ग्रेड 1 और कार्यकारी अधिकारी ग्रेड 4 यानी ईओआरओ की 2022 की भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी है, कैंसिल कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आरओईओ भर्ती परीक्षा रद्द, फिर होगा एग्जाम। आरपीएससी ने माना एग्जाम में हुई नकल। एसओजी की रिपोर्ट के बाद आयोग का फैसला। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ईओआरओ 2022 परीक्षा को रद्द कर दिया है। आरपीएससी के सेक्रेटरी ने आज इसके आदेश जारी किए हैं। उनका मानना है कि ईओआरओ परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल हुई है। एसओजी की जांच रिपोर्ट के बाद ही सही, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 14 मई 2023 को 111 पदों पर आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुताबिक इन पदों पर दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे। आरओईओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर एसओजी 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरपीएससी के मुताबिक एसओजी की जांच में ये बात सामने आई, परीक्षा में पेपर लीक और ब्लूटूथ से नकल के सबूत मिले थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बीकानेर सहित अलग अलग स्थानों पर ब्लूटूथ से जो है नकल के मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद सत्यापन में भी इस मामले को रखा गया। आरपीएससी ने कई जो है अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक किए और इस मामले को लेकर एसओजी को है इस मामले की जानकारी दी गई। उनकी जानकारी के बाद जो है मुकदमे दर्ज होने के बाद अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की तो सामने आया कि बड़े स्तर पर इसमें नकल की गई है। और 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आरओईओ की भर्ती परीक्षा में 1,96,483 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल थे।
इस परीक्षा के आयोजन को लेकर नया शहर पुलिस थाना बीकानेर में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कई सेंटर्स पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल की शिकायत की गई, जिसके बाद शिकायतों के आधार पर 12 जून 2024 को शिकायतों की जांच के लिए एटीएस और एसओजी को पत्र लिखा गया था। डॉक्यूमेंट सत्यापन शामिल अभ्यर्थियों के संदिग्ध होने पर आयोग ने 2 से 8 अगस्त 2024 तक कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज की फिर से जांच कर पूछताछ नोट तैयार किया। अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी ने 28 अगस्त 2024 को आयोग को कई गोपनीय जानकारी दी थी। इसके बाद 24 अक्टूबर को एसओजी जयपुर ने 19 अक्टूबर को दर्ज मुकदमे में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसओजी की पूछताछ में अब तक ये सामने आई है बात कि तुलछाराम कालेर और उसके साथियों ने मिलकर राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगी परीक्षा 2022 में परीक्षा से पहले ही पेपर हासिल कर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी। एसओजी को उम्मीद है कि ये कार्रवाई लंबी चलेगी, साथ ही आने वाले वक्त में कई फर्जी और डमी अभ्यर्थियों के साथ दलालों पर शिकंजा कसा जा सकता है। 111 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसमें 1,96,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और अलग अलग स्थानों पर सेंटर आए थे। इसी सेंटर के बीच जो है ये परीक्षा में नकल के मामले जो हैं वो सामने आए। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबर में दम है आज। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।